हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स में हमारा चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज ये कंटिन्यू था, है ना। हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट किया था, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर दिया था। आज हम एक्सरसाइज 8.2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि अ मैन गोट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000 देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। देखो याद रखना, हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, किसी में भी कोई परसेंट का इंक्रीज या तो कोई परसेंट का डिक्रीज जब होता है, फिर वो कोई भी चीज हो, सैलरी हो या तो किसी भी चीज की कॉस्ट हो, ठीक है, उसकी प्राइस हो, जब उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है ना, तब हम ओरिजिनल 100 ले लेते हैं। सपोज हम गेस करते हैं यहाँ पे, सपोज कि जो ओरिजिनल है वो प्राइस क्या है, 100 है, तो जितना इंक्रीज या तो डिक्रीज होता है ना, वो हमने जो 100 गेस किया था उसमें करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो उतना इंक्रीज होगा, लॉस होगा तो उतना डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे सैलरी है तो सैलरी में इंक्रीज मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है। तो वो ओरिजिनल हम 100 सपोज कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल सैलरी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल सैलरी फाइंड करना है। तो हम अभी गेस कर लेते हैं कि ओरिजिनल सैलरी अगर 100 रुपीज हो उसकी, ठीक है, तो उसे इंक्रीज कितना मिल रहा है। देखो अपनी बुक में इंक्रीज कितना बोला है, 10% बोला है, ठीक है। तो मानो कि उसकी 100 रुपीज ओरिजिनल सैलरी हो, तो 10% इंक्रीज मिलने के बाद उसकी न्यू सैलरी क्या होगी, 110 रुपीज होगी, क्योंकि उसे 10% इंक्रीज मिल रहा है। तो इंक्रीज कितना होगा, 10 रुपीज होगा, ठीक है। तो सपोज कि उसकी ओरिजिनल सैलरी 100 रुपीज है, तो उसकी न्यू सैलरी क्या होगी, 110 रुपीज। क्लियर एवरीवन, ठीक है, वो हम लेंगे, ठीक है। लेट्स let his original salary be ₹100, ठीक है। मानो कि उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या है, 100 रुपीज है, तो 10% इंक्रीमेंट मिलने के बाद उसकी न्यू सैलरी क्या होगी, 110 रुपीज होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर इंक्रीमेंट और आफ्टर इंक्रीज of 10% his new salary is ₹110। जितना इंक्रीज हुआ है वो 100 में ऐड होगा, तो 100 में 10 ऐड होगा, तो उसका न्यू सैलरी क्या बन जाएगा, 110 रुपीज। अब हमने क्या बोला है, देखो ये तो हमने सिर्फ गेस वर्क किया है कि 100 रुपीज उसकी ओरिजिनल सैलरी है, पर किसी की 100 रुपीज सैलरी इतनी कम होती है, नहीं होती ना, तो ये सिर्फ हमने कैलकुलेशन के लिए बेस लिया है। ये इसे जो हमने 100 लिया उसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। कैलकुलेशन के लिए हमने सिर्फ बेस लिया है। तो यहाँ पे टोटल उसकी न्यू सैलरी कितनी बोली है, 1,54,000। उसकी न्यू सैलरी कितनी हो रही है, 1,54,000 हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ओरिजिनल सैलरी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जैसे न्यू सैलरी 110 हुई है, उसकी जगह पे कितनी हो रही है, 1,54,000। तो जब न्यू सैलरी 110 हो, तब ओरिजिनल कितनी थी, 100 थी। तो जब न्यू सैलरी 1,54,000 होगी, तब ओरिजिनल कितनी होगी, लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, न्यू सैलरी, और यहाँ पे हम लिखेंगे
यहाँ पे न्यू सैलरी है, यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, तो जब न्यू सैलरी उसकी 110 हो रही है तब उसकी ओरिजिनल कितनी है 100। तो जब उसकी न्यू सैलरी 1,54,000 होगी तब उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी? तो क्या होगा, ये 1,54,000 एंड 100 मल्टीप्लाई होगा और ये 110 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 1,54,000 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे 100 आएगा, सॉरी हाँ, जब न्यू सैलरी 110 हुई तब ओरिजिनल 100 थी, बोली थी मैं 100 पर गलती से 110 लिख दिया था। तो जब न्यू सैलरी 1,54,000 होगी तब ओरिजिनल कितनी होगी? ठीक है, तो ये 1,54,000 100 से मल्टीप्लाई होगा और 110 कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, ये एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 154 को 11 से डिवाइड करो तो 11 1 11, 4 बचा 54 हुआ, 11 4 44 और ये 2 जीरोस लगेंगे। ठीक है, एक जीरो तो यहाँ पे कैंसिल हो गया था और इसको 11 से डिवाइड किया तो क्या मिला 1400। अब 1400 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा 1,40,000। देखो ये 1400 था वो और ये 100 के 2 जीरोस पीछे लिख गए तो क्या मिला हमें 1,40,000 रुपीज। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था? फाइंड हीज ओरिजिनल सैलरी। हमें ओरिजिनल सैलरी फाइंड करनी थी, कितनी मिली 1,40,000। तो हम पूरा आंसर क्या लिखेंगे? हीज ओरिजिनल सैलरी इज ₹1,40,000। क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लिख लो सब। हो गया सबका? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, on Sunday 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? देखो यहाँ पे क्या गया था, बोला है कि एक जू है। ठीक है, जू में लोग घूमने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं। तो संडे को कितने पीपल गए थे? 845। अब मंडे को कितने पीपल गए हैं? 169। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें नंबर देख के पता चल रहा है कि मंडे को कम पीपल जू विजिट करने गए थे। दैट मीन्स कि संडे के कंपैरिजन में मंडे डिक्रीज हुआ। संडे 845 पीपल गए, मंडे को 169 पीपल गए। तो ऑब्वियसली संडे की कंपैरिजन में मंडे को कम पीपल गए थे। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ पीपल में डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो वो डिक्रीज का हमें परसेंटेज फाइंड करना है। क्लियर? तो किसके कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ था? संडे के कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ था। तो हमारा बेस यहाँ पे क्या बनेगा? संडे बनेगा। समझ में आ रहा है? अगर मंडे के हिसाब से संडे का देखें तो वो तो मंडे कम है, संडे ज्यादा है। तो मंडे की कंपैरिजन में संडे को देखें तो वो तो इंक्रीज हुआ ना। हमें डिक्रीज फाइंड करना है। क्या बोला है? विजिटिंग द, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द जू विजिटिंग ऑन मंडे। मंडे जो पीपल गए हैं उसमें कितना डिक्रीज हुआ,
किसकी कंपैरिजन में डिक्रीज हो रहा है? संडे की कंपैरिजन में डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम बेस क्या लेंगे? संडे लेंगे। समझ में आया? ठीक है, पहले तो संडे को कितने पीपल गए हैं? 845। मंडे को कितने गए? 169। ठीक है, संडे को 845 गए, मंडे को 169 गए। ठीक है, तो पहले तो डिक्रीज कितना हुआ? नंबर ऑफ पीपल मिल जाएंगे, फिर उसका हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने एक्सरसाइज 8.1 में किया था। ठीक है, पहले तो संडे की कंपैरिजन में मंडे कितने पीपल डिक्रीज हुए हैं वो फाइंड कर लेते हैं, फिर उस नंबर का क्या फाइंड कर लेंगे? परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। आया समझ में? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि डिक्रीज in number of people on Monday। मंडे को कितने पीपल डिक्रीज हुए? अभी मैं नंबर ऑफ पीपल फाइंड कर रही हूँ, परसेंटेज नहीं। परसेंटेज हम बाद में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो संडे को कितने थे? 845 माइनस मंडे को कितने हैं? 169। दोनों का माइनस कर दो तो 15 माइनस 9 इज 6। कट हुआ, ऊपर 3 हो गया, तो 13 माइनस 6 इज 7। कट होके 7, 7 प्लस 1 6। 676 पीपल का डिक्रीज हुआ। डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल। मंडे कितने पीपल डिक्रीज हुए? 676। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला, ये मंडे में डिक्रीज किसकी कंपैरिजन में हुआ? संडे की कंपैरिजन में ये डिक्रीज हुआ ना। ये जो 676 पीपल डिक्रीज हुए, पर वो किसकी कंपैरिजन में? संडे की कंपैरिजन में। तो हम बेस क्या लेंगे? संडे को लेंगे। क्या लेंगे? संडे को। ठीक है, तो 845 पीपल, यहाँ पे हम लेंगे पीपल, यहाँ पे हम लेंगे परसेंटेज। हमें ये जो डिक्रीज हुए हैं पीपल, उसके परसेंटेज फाइंड करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि फाइंड व्हाट इज द परसेंटेज इन द पीपल, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू। ठीक है, परसेंटेज फाइंड करना है। तो पहले तो बेस हमने लिया संडे वाला, तो 845 पीपल मतलब कि 100%। तो डिक्रीज कितना हुआ है? 676। तो कितने परसेंट होंगे? ठीक है, डिक्रीज का हमें क्या फाइंड करना है? परसेंटेज फाइंड करना है। क्लियर? तो पहले 676 100 से मल्टीप्लाई होगा और 845 डिवीजन में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। 676 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 845। अब 5 से डिवाइड होगा, ये 25 इसे 5 से करो तो 5 1 5, 34 बना, 5 6 30, 5 9 45। ठीक है, 169 हुआ। ये तो 13 से डिवाइड होगा, और ये 13 से होगा कि नहीं देख लेते हैं। 13 5 65, 2 बचा, 13 2 ये होगा 13 169। इसे 13 से डिवाइड करो तो आएगा 52। अगेन 13 4 52। ठीक है, दोनों को मैंने 13 से डिवाइड किया, तो इसे 13 से डिवाइड करो तो 13 आएगा। 676 को 13 से डिवाइड करो तो 52 आएगा। अगेन 13 4 52। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा? 4 and 20। नीचे कुछ नहीं तो 1 तो डेनोमिनेटर में लिखो या ना लिखो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो 24 80%। कितने परसेंट डिक्रीज हुए? 80%। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, हमें क्या बोला है क्वेश्चन कि फाइंड द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 80% पीपल, सॉरी, डिक्रीज in the people visiting the zoo on Monday is
80%। कितने डिक्रीज हुए मंडे को? 80%। ठीक है, तो डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे इज 80%। कितने परसेंट डिक्रीज हुए पीपल? 80%। क्लियर? आया सबको समझ में? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। लिख लो सब। हो गया सबका? हो गया? Then let's move to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 3, 2 तो अभी अभी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। ठीक है, क्या बोला है? आर्टिकल मतलब कि कोई छोटी छोटी चीजें। ठीक है, जैसे हम डेकोरेशन के लिए घर पे छोटे छोटे वास या तो डेकोरेशन के लिए कुछ रखा हो, ठीक है, या तो बच्चों के छोटे टॉयज जो इससे वो खेलते हो, उन सबको हम आर्टिकल बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे 80 आर्टिकल्स उसने खरीदे। टोटल कितने? 80। कितने में खरीदे उसने? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2400। कितनी है कॉस्ट प्राइस उसकी? 2400। ठीक है, अब उसने प्रॉफिट उसमें कितना लिया है? 16%। कितना लिया है? 16%। तो हमें एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस है ना? यस। ठीक है, हमें टोटल कितने आर्टिकल बोले हैं? 80 आर्टिकल्स बोले हैं। ठीक है, तो पहले मैंने आगे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, तब हमने बेस 100 लिया था, याद है सबको? बेस हमने कितना लिया था? 100 लिया था। ठीक है, अब उसने 16% प्रॉफिट लिया है, तो ऑब्वियसली मानो कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, मतलब कि उसने खरीदा खुद ने 100 रुपीज में खरीदा, फिर किसने में बेचा? तो कि 116 में, क्योंकि उसे प्रॉफिट मिल रहा है। देखो, प्रॉफिट मिल रहा है मतलब कि उसे ज्यादा मिलेगा। जब किसी भी पर्सन को किसी भी चीज में लॉस जाता है, तब उसने जितने में खरीदा था ना, उससे उतने कम मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि लॉस हो रहा है। मानो कि मैंने ये चॉपस्टिक खरीदी, मानो कि मैंने ये चॉपस्टिक किसी से खरीदी, फिर मैं फिर से इसे बेचने जाऊं, तो मैंने जितने में खरीदी थी उससे अगर मुझे बेचने में कम पैसे मिल रहे हैं, दैट मीन्स मुझे लॉस हुआ। ठीक है, मानो कि मैंने ये 5 रुपीज में खरीदी और मैंने बेची उसे 4 रुपीज में, तो मुझे 1 रुपी का लॉस गया ना। ठीक है, पर अगर मैं 5 रुपी में खरीदती हूँ और 7 रुपीज में बेचती हूँ, तो मुझे 2 रुपीज का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। आया समझ में? प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? ठीक है, आपने जितने में चीज खरीदी है, या तो जिसको भी कोई भी पर्सन ने जितने में वो चीज खरीदी है, उससे अगर सेल करने में उसे ज्यादा मिल रहा है तो प्रॉफिट होगा, और सेलिंग में अगर उसे कम मिल रहा है तो क्या होगा? लॉस होगा। आया समझ में अब सबको? ठीक है, तो यहाँ पे उसे क्या मिल रहा है? 16% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो मानो कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 100 रुपीज थी। ठीक है, तो वो चीज उसे कितने में बेचेगा तब उसे 16% प्रॉफिट होगा? 116 रुपीज में 16% मतलब कि 16 रुपीज एड हो जाएंगे 100 में। आया समझ में? ठीक है, तो ये हम बेस लेंगे। ठीक है, तो पहले हम टोटल 80 आर्टिकल का करते हैं, फिर उसमें से 1 आर्टिकल का फाइंड कर लेंगे। हमें आंसर क्या फाइंड करना है? 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। तो पहले हम 80 आर्टिकल की फाइंड कर लेते हैं, फिर उसमें से 1 आर्टिकल की फाइंड कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब कि जिसने में बाय किया हो वो, कॉस्ट प्राइस मतलब कि जितने में बाय किया हो वो, खरीदी हुई कीमत। ठीक है, ले
कॉस्ट प्राइस भी ₹100 फॉर 80 आर्टिकल्स। मैंने अभी बोला कि पहले हम 80 आर्टिकल्स का कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसमें से 1 आर्टिकल का फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 480 आर्टिकल्स लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 80 बोले हैं, हमें फाइंड 1 का करना है, इसलिए यहाँ पे हमें दिखाना जरूरी है कि ये हमने 80 आर्टिकल्स के लिए लिया है, वरना तो देखने वाला ये सोचेगा कि A1 का फाइंड करना है तो डायरेक्टली 1 का भी लिया हो। तो हमें ये पर्टिकुलर मार्क करना जरूरी है कि किसका हम कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? 16%। ठीक है, तो हम क्या लेंगे कि प्रॉफिट इज 16%। सो द सेलिंग प्राइस of 80 articles is ₹160। प्रॉफिट कितना है? 16%। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज 160 होगा। कॉस्ट प्राइस 100 है, उसमें 16% है, तो 16 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 160। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि 80 आर्टिकल्स वो कितने में बाय कर रहा है? 2400 में बाय कर रहा है। खरीद कितने में रहा है? 2400 में वो खरीदी कर रहा है। ठीक है, तो हमारा अगर कॉस्ट प्राइस जब 100 हो तब हमें सेलिंग प्राइस 116 मिल रही है, तो जब हमारी कॉस्ट प्राइस 2400 हो तब सेलिंग प्राइस कितनी होगी? होगा कैलकुलेशन। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सीपी। ठीक है, और सेलिंग प्राइस को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एसपी। हम अब सारी जगह पे ऐसे ही सिंबल यूज करेंगे। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। क्लियर? ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस जब 100 रुपीज हो तब सेलिंग प्राइस कितनी है? 160। तो जब कॉस्ट प्राइस 2400 हो तब सेलिंग प्राइस कितनी होगी? क्लियर? ठीक है, ये 2400 किससे मल्टीप्लाई होगा? 116 से, और ये 100 कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 116 डिवाइड बाय 100। 100 से डिवाइड करो, 0000 कैंसिल, तो 116 मल्टीप्लाई बाय 24। कितनी होगी सेलिंग प्राइस? 2824। ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस 100 हो तब सेलिंग प्राइस 116 है, तो कॉस्ट प्राइस जब 2400 होगी तब सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 2824। ये कितने आर्टिकल्स के लिए हुआ? 480 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स के लिए हुआ? 80 आर्टिकल्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने 80 आर्टिकल्स की ही सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ली है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? 1 आर्टिकल के लिए। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। कितने आर्टिकल के लिए हमें करना है? 1 आर्टिकल के लिए। तो ये कितने आर्टिकल्स के लिए था? 80 आर्टिकल्स के लिए था। तो इसे हम 80 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 आर्टिकल का मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगा? इसे 80 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि ये 80 आर्टिकल की थी, अब मुझे 1 आर्टिकल की फाइंड करनी हो तो इसे मैं 80 से क्या कर दूंगी? डिवाइड कर दूंगी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 2824 डिवाइड बाय 80। ठीक है, पहले मैं 8 से डिवाइड कर देती हूँ, फिर 0 के लिए पॉइंट लगा दूंगी। और 80 है तो 35.3 मिलेगा।
क्या मिलेगा, पहले मैंने 8 से डिवाइड कर दिया तो मुझे मिला 353। अब मैंने 8 किया था तो 10 बाकी बचा था तो उसका पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो क्या मिला मुझे प्राइस 35.5। ये मिल गया सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज ₹35.3। क्लियर, ठीक है, आ गया सबको समझ में, लिख लो सब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। हो गया सबका, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आज हम यहाँ तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।